अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। पहले करारदाद और अब नोटिफिकेशन। रेंजर्स इख्तियारात तौसी मामला सिंध हुकूमत अभी तक मुकम्मल तौर पर हल ना कर सकी। क्या सिंध हुकूमत रेंजर्स इख्तियारात के हवाले से पिक एंड चूज कर सकती है? कानूनी सवाल ने सर उठा लिया। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा ने इब्तदा में ताज्जुब के इजहार के बाद सऊदी अरब की सरबराही में कायम होने वाले 34 इस्लामी ममालिक के इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद का हिस्सा बनने की तस्दीक कर दी। क्या दफ्तर खारिजा को किसी खुफिया यकीन दहानी का इल्म नहीं था? और पाकिस्तान के 40% प्राइमरी सरकारी स्कूल काबिल इस्तेमाल पानी, 48% बैतुल खला और 37% चार दीवारी से महरूम। सिर्फ 29% सरकारी प्राइमरी स्कूल तालीमी ग्रांट और फंड्स हासिल कर पाए। गैर सरकारी तंजीम की जानिब से पाकिस्तान की तालीमी सूरत हाल पर सालाना रिपोर्ट बराए 2015 जारी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सिंध असम्बली ने रेंजर्स के सिंध में क़याम के तौसीक के हवाले से करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद को अगर आप देखें तो इसमें लिखा है कि सिंध हुकूमत के 16 जुलाई 2015 के फैसले को उसकी तौसीक की जा रही है, जिसके तहत रेंजर्स को 12 महीने के क़याम की सूबे में इजाज़त दी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ फिर इसमें यह लिखा गया है कि यह मशरूत है, और मशरूत किया गया है कि रेंजर्स सिर्फ चोरों, डाकुओं, जराइम पेशा और करप्शन में जो मुलव्वस अफराद हैं, बल्कि माफ़ कीजिएगा, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, रैंसम है और सेक्टेरियन किलिंग, इनसे मुतल्लिक अफराद पर हाथ डाल सकेंगे। इसके साथ साथ जो बड़ी अहम शर्त इसमें लिखी गई है वो ये है कि किसी भी शख्स को नज़रबंद करने के लिए वज़ीर आला सिंध से इजाज़त दरकार होगी, और ना सिर्फ ये बल्कि नज़रबंदी के लिए मुकम्मल शवाहिद फराहम करना होंगे, माकूल असबाब भी देना होंगे वज़ीर आला सिंध को, जिनकी बुनियाद पर हुकूमत सिंध इस नज़रबंदी को मंजूर या मुस्तरद कर सकती है। ये करारदाद नाज़रीन एक ऐसी सूरत हाल में मंजूर की गई जब अपोजिशन सिंध असम्बली से वॉकआउट कर चुकी थी, सरापा एहतजाज थी। तो अब बुनियादी सवाल इस मौके पर हमारे सामने ये है कि वो MQM जिसको वक्तन फ़वक्तन रेंजर्स की कार्रवाइयों पर, छापों और गिरफ्तारियों पर बिलखुसूस एतराज़ रहा, वो अब जब सिंध हुकूमत रेंजर्स के अख्तियारात का कोई तयन करने जा रही है तो क्यों मोतरिज़ है? और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब ये करारदाद सिंध हुकूमत के लिए किसी आइनी और कानूनी पेचीदगी का सबब बनने जा रही है या नहीं? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं MQM के रुकने कौमी सलमान मुजाहिद बलोच साहब, और टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं पीर मजहरुल हक साहब। पीर साहब, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करें। सलमान साहब, मैं अगर आगाज़ पीर साहब से कर पाऊँ। पीर साहब, ये करारदाद तो बड़ा साफ तौर पर कह रही है कि रेटिफाई करना था हुकूमत सिंध ने 16 जुलाई 2015 के सिंध हुकूमत के ही फैसले को, तो कहां तो रेटिफाई करना था, कहां आप लोगों ने आगे शराइत भी डाल दी इसमें। तो सर, ये सिंध हुकूमत कर सकती है पिक एंड चूज? देखिए, ये पिक एंड चूज का मामला नहीं है। ये रेजोल्यूशन जो है मैं खुद थोड़ा हैरत में हूँ। थोड़ा मैं भी सोच रहा था कि इसमें 12 महीने के लिए उसको रेटिफाई किया गया है। रेटिफाई तो किया जाता है जो पहले का कदम होता है, माजी का जो एक्शन होता है, जो जिसका इन्होंने हवाला भी दिया है कि जुलाई में ये नोटिफिकेशन निकला था, उसकी रेटिफिकेशन सिर्फ मकसूद थी। रेजोल्यूशन में भी वही होना चाहिए था, लेकिन उसमें लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आई। जब रेटिफाई करना था तो उसके बाद उसमें 12 महीने कैसे हो गई? वो तो उससे 60 दिन के अंदर उस वक्त करनी थी। जुलाई में ये जब हुआ था तो ये सितंबर में ये रेटिफाई होना था। रेटिफाई का मकसद होता है उसको वैलिडिटी देना, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अहकाम दिए थे, और ये हुकूमत की सवाबदीद है। आर्टिकल 147 की लैंग्वेज भी यही है कि कंडीशनली और अनकंडीशनली, लेकिन ये फैसला हुकूमत को करना है। ये रेजोल्यूशन में उन्होंने एक रिकमेंडेशन होती है। रिकमेंडेशन जो है वो भले चाहे कोई मिनिस्टर रेजोल्यूशन पेश करे, जाहिर है उसकी जो अप्रूवल तो चीफ मिनिस्टर साहब ने दी होगी और जो पार्लिमानी पार्टी ने उसकी अप्रूवल दी होगी, तभी तो ये रेजोल्यूशन मूव किया एक मिनिस्टर साहब ने। पीर साहब, मुझे इजाजत देना। पीर साहब, आपने खुद फरमाया बड़ी कुशादा दिली से कि आपको भी पूरे तरीके से समझ नहीं आई। अब समझ मुझे भी नहीं आई और समझ ऑपोजिशन को भी नहीं आई इस सारे इकदाम की, लेकिन आप कह रहे हैं इसको फिर पिक एंड चूज भी ना कहें। तो ये जो शराइत रखी गई हैं सर, इनको फिर क्या नाम दें? देखिए जवाब साहब, अपोजिशन का तो मामला ये है
کہ وہ آپ نے جو کہا کہ وہ تو چلی گئی اس کے بعد پاس ہوا، یہ بھی غلط ہے. وہ پاس ہو گیا تھا، اس کے بعد وہ احتجاجاً چلے گئے ریزولوشن کی کاپیاں پھاڑ کے. وہ آپ ذرا اس کو درست کرنے ریکارڈ کو. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو کہوں گا کہ اگر یہ آپ 2 لائنیں پڑھ لیں، یہ 2 لائنیں صرف پڑھ لیں آپ، تو میں بھی سن لوں. جو میں نے ابھی پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو جولائی 1915 کا جو ریزولوشن ہے، جو ڈیسیشن ہے گورنمنٹ آف سندھ کا، اس کی ریٹیفیکیشن کرتے ہوئے 12 مہینے کی اس کو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. یہ بات صرف یہ پک اینڈ چوز کی بات میں کرتے ہیں، لیکن پہلے تو آپ اس کی لینگویج دیکھیں نا. اس کی لینگویج بڑی عجیب ہے کہ جب وہ تو 12 مہینے پورے بھی نہیں ہوئے، وہ تو سپٹمبر میں وہ 2 مہینے کے اندر کرنا تھا، وہ بھی ابھی جولائی کے بعد 5 مہینے ہوئے ہیں، 12 مہینے نہیں ہوئے ہیں. یہ ایک عجیب بات آپ کو شاید نہیں لگ رہی، آپ پتہ نہیں اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. آپ کا نقطہ موجود ہے، لیکن وہ شاید شرط یہ ہے نا کہ اتنے مخصوص دورانیے کے اندر اس فیصلے کی توثیق اسمبلی سے کروانی ہے. وہ تو شاید اس لیے ڈیڈ لائن کا حوالہ دیا جا رہا ہے. نہیں، آپ دوبارہ پڑھیں، آپ پڑھیں اس کو دوبارہ. میں آپ کے سامنے یہ لائنز بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں سلمان صاحب کو ذرا شامل کر لوں. سلمان صاحب، پیر صاحب خود تھوڑا ابھی کشمکش کا شکار ہیں، میں بھی یقیناً ہوں. ہم دونوں کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو کیا سمجھ آیا اس میں سے؟ آپ لوگ تو احتجاج کر رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ جواد. پیر صاحب کو بھی السلام علیکم. دیکھیں، پیر صاحب ماشاءاللہ خود وزیر قانون رہے 2 دفعہ، اور بڑے سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں، پلس وکیل بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما. جب وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں اور میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، میں بھی اسی نقطے پہ سوچ رہا تھا. اگر آپ یہ لائنز پڑھ لیں تو مجھے آسانی ہوگی. یہ دیکھیں بڑا صاف لکھا ہے کہ پروویژن آف آرٹیکل 147 اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے آئین کے تحت میکس اٹ مینڈیٹری، یعنی لازم ہے فار آل سچ ڈیسیژنز آف دا گورنمنٹ آف سندھ، یعنی سندھ حکومت کے فیصلوں کے بعد یہ لازم ہے ٹو بی ریٹیفائڈ بائی دا پروونشل اسمبلی ود ان 60 days، یعنی 60 دن کا ٹائم بریکٹ ہے جو سندھ حکومت نے فیصلہ کیا رینجرز کے حوالے سے 16 جولائی 2015 کو اس کی توثیق. اور ریٹیفائی کا میں ناظرین کے لیے بتا دوں، ناظرین، ریٹیفائی جو اصطلاح ہے اس کا مطلب بڑا سامنے ہے، کسی چیز کو آفیشل کرنا صرف دستخط کرنے سے یا اس پر ووٹنگ کروانے سے، یہ ہے عملاً مطلب ریٹیفائی. ہم کیا سمجھ رہے ہیں اس میں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں، جو رینجرز کے اختیارات 5 دسمبر کو جو ختم ہو گئے، جس میں 147 کے تحت پولیسنگ کے اختیارات تھے جو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملے تھے، اس کا نوٹیفیکیشن ایشو کرنا تھا. اور اس میں جو آپ نے کہا کہ 60 days کا ٹائم ہے، 60 days کا ٹائم اس کے لیے قرارداد کے لیے نہیں ہے یا ان کی ایکسٹینشن کے لیے، اختیارات کے لیے ہے کہ اگر آپ نوٹیفیکیشن کر دیں، اس نوٹیفیکیشن کی ریٹیفیکیشن آپ جو ہے ود ان 60 days اسمبلی سے کرا سکتے ہیں. لیکن یہ کوشچن یہ اٹھتا ہے جواد کہ پچھلے 4 ماہ پہلے بھی جو اختیارات دیے گئے تھے اس میں تو انہیں یاد نہیں آیا کہ ہم 60 days میں ریٹیفیکیشن کرا لیں، اور 1 سال کی توسیع انہیں دینی تھی جو انہوں نے ابھی جو ہے وہ جولائی 15 سے لے کے جولائی 16 تک دی ہے. یہ تو ایک ایکسٹینشن کا پیریڈ ہو گیا، لیکن ابھی بھی بہت سی چیزیں اس میں مبہم ہیں. دیکھیں، جب بھی کوئی قرارداد آتی ہے تو اس میں کنڈیشنز نہیں ہوتی، اس میں جو ہے وہ ایک پری کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ یہ قرارداد ہے اور یہ آگے چلے گا. لیکن یہاں تو باقاعدہ کنڈیشن لے ڈاؤن کر دی گئی ہیں، اور جس میں یہ لکھا ہے کہ کسی کرپٹ افسر کو، کرپٹ شخص کو پکڑنے سے پہلے وزیر اعلیٰ سے باقاعدہ اجازت لیں گے. کسی کو 90 دن کی حراست پہ لینے سے پہلے آپ جو ہے اس کے تمام وہ شواہد رکھیں گے. اب جب وہ رینجرز اگر یہ کام کرنے لگے گی کسی سسپیکٹس ہو، مشکوک کو پکڑنے سے پہلے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مشکوک کے بارے میں بتایا جائے گا اور وہ پھر اسی رات کو جو ہے یہاں سے فلائی نہیں کر جائے گا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ڈاکٹر عاصم کے بارے میں اجازت لی جاتی تو شاید اجازت اس میں بھی بڑا ڈاکٹر عاصم کا آپ نے یاد دلایا. آج وہ نیب کے پاس ہیں، پہلے وہ رینجرز کے پاس گئے، پھر وہ پولیس کے پاس گئے، اب وہ نیب کے پاس ہیں. دیکھیں، جو اندرونی پیپلز پارٹی کے ذرائع بتائیں، جو 4 ماہ پہلے جو توسیع دی گئی تھی اس میں جو ڈاکٹر عاصم کا بھی ایک ٹویٹ آیا تھا جب رمضان میں 90 پہ چھاپا پڑا تھا قمر منصور بھائی، کیف الورا بھائی کو، کہ رینجرز بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور اندرونی پیپلز پارٹی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ کنفرم اور نوٹ کنفرم کہ ڈاکٹر عاصم کو گرفتاری سے 1 دن پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ آ جاؤ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. ادروائز تو دبئی بیٹھے ہوئے تھے وہ، اور ان کا آنے کا موڈ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ کینیڈین نیشنل ہے. مجھے بتائیں، اس کی روشنی میں اگر ایم کیو ایم کے کسی کارکن، کسی لیڈر کو پکڑا جا رہا ہو تو بھی ایم کیو ایم کا یہ رویہ رہے گا؟ کنڈیشنز جو ہیں، کنڈیشنز دیکھ لیں، ایکسٹورشن، ٹارگٹ کلنگ،
किडनैपिंग, सेक्टेरियन फसादात। मतलब ये एक तरह से ऐसा है कि उधर मारते रहो, ठीक है, मतलब हम पे इल्जाम, बहुत से इल्जामात हम पे, हमारे जितने बेगुनाह कारकुनान पकड़े, किसी को भत्ते के केस में, किसी को टारगेट किलिंग केस में, इसी में डाला ना। करप्शन वाले को नहीं छेड़ना, क्योंकि करप्शन का बंदा पीपल्स पार्टी में मिलेगा आपको, करप्ट आदमी पीपल्स पार्टी में मिलेगा। और एक बात और, आज आपने देखा होगा रेजोल्यूशन तो पास हो गया, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब नोटिफिकेशन जो आर्टिकल 147 के तहत जो पुलिसिंग के इख्तियार देने हैं, जिसमें छापा है, गिरफ्तारी है, रेड है, 90 दिन की हिरासत है, रिमांड पे लेके जाना है, रेंजर्स अपने प्रोसिक्यूटर कोर्ट में लेके जा रही है, प्रोसिक्यूशन कर रही है, उसकी नोटिफिकेशन की समरी अभी वजीर दाखिला के पास जाएगी, फिर आगे जो है वो सीएम हाउस जाएगी, सीएम हाउस से कहीं निकल के फिर वो पता नहीं कब आती है। इस पे भी कोई डील करना चाह रहे हैं, कोई बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं। जी अब पीर साहब, अब देखिए ना, अब ये जो कंडीशन नंबर 2 है, बड़ी वाज़ेह है कि जी सीएम की इजाजत से, खुसूसन अगर टेरर फाइनेंसिंग का शुबा भी है किसी के ऊपर, तो सर यही बात चौधरी निसार साहब फरमा रहे थे कि किसी एक शख्सियत को बचाने के लिए सबको कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए। तो सर आप खुद भी परेशान है इस करारदाद की लफाजी पर, तो सर फिर ये तकवीत तो पकड़ रहा है ख्याल कि एक शख्सियत पीपल्स पार्टी की, उससे तहरीक पकड़ी पीपल्स पार्टी ने ऐसी करारदाद लाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो एक थर्ड क्लास आदमी को आपने यहाँ बिठाया जिसको बोलने की भी तमीज नहीं है। कह रहा है कि आपको करप्ट आदमी जो है वो सिर्फ आपको। देखिए मैं 10 बस्ता आपसे गुजारिश करूंगा, मैं 10 बस्ता गुजारिश करूंगा इस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल। पीर साहब आप किसे कह रहे हैं? आप नहीं सलमान साहब मुझे मौका दीजिए। आप किसे कह रहे हैं? थर्ड क्लास? आप मेरे मेहमान हैं, मुझे आप थर्ड क्लास हैं। मुझे मौका दीजिए, आपकी बड़ी इज्जत से आपका नाम लिया, ये मुझे मौका दें, आप मेरे मेहमान हैं। आप किसे कह रहे हैं? मैं एक मुंतखब नुमाइंदा हूँ, अवाम के वोटों से जीता हुआ हूँ, मेरा ख्याल है नेशनल असेंबली हो। आप थर्ड क्लास हैं, आप करप्ट आदमी हैं। आपके वजीर निसार खोड़ों ने खुद कहा है कि आपने नौकरियां बेची हैं, आप करप्शन का इल्जाम है आप पे। आप बात कर रहे हैं मुझसे, अब आप यहाँ बात नहीं कर सकेंगे पीर साहब, इस तरह बात आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको तो पीर कहना भी गुनाह और साहब कहना भी गुनाह है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप थर्ड क्लास आदमी हैं, आप जो है बिल्कुल नीचे गिरे हुए आदमी हैं। मैं आपको क्या कहूँ, आप करप्ट आदमी हैं, आपके तो अपने वजीर कह चुके हैं कि आपने इस तरह बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, मुझे बात समेटनी पड़ जाएगी। आपने एसताज़ा की नौकरियां बेची हैं, आपने करप्शन की है, आप मुझे थर्ड क्लास कह रहे हैं। अरे हम तो जो है ऑनरेबल आदमी हैं, हम किसी करप्शन में नहीं है। सलमान साहब मुझे मौका दीजिए, करप्शन के लिए इसलिए आपकी तारीफ नहीं। सलमान साहब बात कर रहे हैं, यू आर अ थर्ड क्लास पर्सन, यू आर अ करप्ट पर्सन। आप इस काबिल नहीं है कि आपको इज्जत दी जाए, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमको इज्जत दी जाए। तभी पीपल्स पार्टी ने तुमको 2013 में इलेक्शन का टिकट नहीं दिया, तुम्हें ऑडियो भी आया, तुम्हें वजीर नहीं बनाया। सलमान साहब ये नुक्ता नहीं है, सलमान साहब ये नुक्ता नहीं है। वजीर के नाम पे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, करप्ट आदमी, तुम रिश्वतखोर हो, तुमने रिश्वत लेकर नौकरियां बेची है, तुम मुझे कह रहे हो थर्ड क्लास आदमी। सलमान साहब वो जा चुके हैं, उनकी अब कॉल भी ड्रॉप हो चुकी है, मेरा ख्याल है मैं उनको रोक रहा, मैं उनको रोकना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल अब तो कॉल ड्रॉप हो चुकी है। मैं नाजरीन से बहरहाल माजरत करूंगा इस सूरत हाल पर, ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस थे। अब मुझे बताइए कि आप जो एतराज़ अपना है वो पेश कीजिए। MQM खुद एक जानिब एतराज़ करती रही है रेंजर्स की कार्रवाइयों के हवाले से। अब जब पीपल्स पार्टी बहरहाल कोई भी अगर रास्ता अपना रही है उनके इख्तियारात का तयन करने के हवाले से, तो MQM एतराज़, मतलब आप लोगों के लिए अगर ये होता कि MQM के सियासी दफातर भी इस शिक में शामिल कर दिए जाते, फिर MQM मुतमईन होती? सॉरी टू से जवाब, देखिए मुझे बताया गया था कि बिल्कुल सोलो चंक होगा, मुझे नहीं पता था कि आपने इस मतलब क्या कहूँ मैं, इस मुनाफिक आदमी को, रिश्वतखोर आदमी को, निसार खोड़ा खुद कह चुके हैं कि इसने जो है वो नौकरियां बेची और नेब इसके खिलाफ तहकीकात कर रहा है। ये हमें थर्ड क्लास कह रहा है। यार MQM के किसी नुमाइंदे का, किसी वजीर का करप्शन के नाम को लाके दिखाओ। अगर हम उनकी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं, उनकी बात का कोई जवाब दिखा रहे हैं कि तुम करप्ट हो, तुम अपने आप को बचाने के लिए आप आईना दिखाइए ना, लेके आ रहे हो, आप आईना दिखाइए। कह रहे हो कि ठीक है, एक आदमी, डॉक्टर आसिम का मसला नहीं है, डॉक्टर आसिम के बाद लंबी लाइन लगी हुई है, ये उस चीज को रोकने के लिए हो रहा है। पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस, पीपल्स पार्टी की करप्शन, सूबाई सिंध में आप जाके पूछ सकते हैं। ये क्यों कह रहे हैं कि FIA ने यलगार कर दी है, क्यों कह रहे हैं नेब ने यलगार कर दी है? अगर आपने 18वीं तरमीम के बाद एहतसाब कमीशन बना दिया होता, जो कि आपकी बदनीयती, आपने नहीं बनाया, तो आज ये ना नेब आती ना FIA आती। मुझे बताएं ना, अब अगर वफाकी हुकूमत ये कहती है कि जी रेंजर्स जिन इख्तियारात के तहत कार्रवाई कर रही है वो तो वफाकी कवानीन है, लिहाजा हम अपने तई रेंजर्स को फलां फलां इख्तियारात दे देते हैं, तो MQM साथ खड़ी होगी वफाक के? जवाब साहब देखें, बात ये कि रेंजर्स भी फेडरल फोर्स है, नेब भी फेडरल है इदारा है, FIA भी फेडरल इदारा है, तो रेंजर्स को तो किसी मतलब उनको ये करारदाद कोई सूट नहीं करती ना, इसके ऊपर ये अमल दरामद के पाबंद भी नहीं है। और देखें बहुत आसान है, PP है हमारा, पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डर जो अब एक्ट हो गया है,
इसी असम्बली ने सेनेट ने पास किया। उसके तहत बहुत ईजीली आप रेंजर्स को वफाकी हुकूमत इख्तियार दे सकती है, ना ही गवर्नर राज लगाने की ज़रूरत है, ना ही कोई ऐसा 245 के तहत आपको जो इख्तियार देने की ज़रूरत है। आप PPA के तहत सीधे सीधे वफाकी नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि देखिए सिंध भी तो पाकिस्तान का सूबा है ना, और मतलब सूबाई हुकूमत अलग है, लेकिन वफाकी हुकूमत पूरे टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान पे अपना जो है हुकूमत रखती है, और वो चाहे तो जहाँ भी अमनो अमान का मसला होगा, इंसर्जेंसी होगी, जहाँ मामला जो काबू में नहीं होंगे, उसको अमन देने के लिए आप कि रेंजर्स के इख्तियारात को इस तरह महदूद नहीं किया जाना चाहिए। ये तो टोटली जो है एक इदारे की तजलील की गई है, की जा रही है, पीपल्स पार्टी के करप्ट लोगों के हाथों, करप्ट लीडर के हाथों। बिल्कुल MQM को कतन मंजूर नहीं है, इसके बावजूद कि MQM को मार पड़ रही है, हमारे रिजर्वेशंस भी हैं, इसके बावजूद हम चाहेंगे कराची के अमन को पायदार बनाने के लिए, कराची ऑपरेशन को पायदार बनाने के लिए। आज मैं आपको बताऊं, आज वहां पे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची में जिसका इलाका मंगोपीर है, मंगोपीर में आज औरतों को वोट नहीं डालने दिया गया। ये कोई दीड़ नहीं है, कोई KPK का इलाका नहीं है, कराची शहर का इलाका है। हम कह रहे हैं कि वहां पे तालिबान हुकूमत कायम कर चुके हैं। और पेचीदा मसाइल हैं कराची के। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुए हमारे साथ। और नाज़रीन, बहरहाल MQM का मानना यह है कि रेंजर्स के इख्तियारात को महदूद किया गया है इस करारदाद पर, और कॉल MQM के रेंजर्स पाबंद नहीं है कानूनी तौर पर इस करारदाद को फॉलो करने के। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन, जिसके बाद वापस बात करेंगे सऊदी अरब की सरबराही में बनने वाले 34 इस्लामी ममालिक के अस्करी इत्तेहाद के बारे में। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वेलकम बैक नाज़रीन। मंगल के रोज़ हमने इस स्टोरी को इस प्रोग्राम में टॉप स्टोरी के तौर पर डिस्कस किया था कि सऊदी अरब की जानिब से 34 इस्लामी ममालिक के एक अस्करी इत्तेहाद का ऐलान किया गया है दहशतगर्दी के खिलाफ, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा है। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा ने जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल दिया सऊदी अरब की जानिब से किए गए इस ऐलान पर, वो ताज्जुब का था, बल्कि किसी हद तक लाइल्मी का था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से अब इस इत्तेहाद में शामिल होने की तस्दीक भी कर दी गई है। बाज़ मीडिया इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा सऊदी अरब को जो मुबैना खुफिया यकीन दहानी कराई गई थी, उससे लाइल्म था। तो इस खुफिया यकीन दहानी का पस मंज़र अगर कोई है तो वो क्या है, और ये जो इत्तेहाद बना है इसका मैंडेट क्या होगा, पाकिस्तान का इसमें किरदार क्या होगा, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़िया इम्तियाज़ गुल साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मारियाना बाबर साहिबा। गुल साहब, आपकी इजाज़त है मारियाना साहिबा से अगर मैं क्विकली पूछ पाऊँ। मारियाना साहिबा, अगर आप मुझे बता पाएँ, ये दफ्तर खारिजा का जो इनिशियल रिएक्शन था, जो तकरीबन लाइल्मी के बराबर था, ये क्यों है? देखिए, इस पे दो बातें जरूरी हैं कहने के लिए। एक कि सऊदी अरेबिया किस तरह पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड ले जाता है, यानी अगर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की कहीं बातचीत हुई हो तो नेचुरली एक उसमें एक ब्रेक आता है, जब पाकिस्तान भी अपनी इंटरनल कंसल्टेशन करके वो फिर एक स्टेटमेंट तैयार करता है और सोचता है कि भाई हम ये स्टेटमेंट किस तरह दें, फॉरेन ऑफिस दे, ISPR दे, प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफिस दे, ये कौन दे। ये तो कुछ मुझे नजर नहीं आया। जब यमन में भी इन्होंने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट की थी तो मुझे याद है कि पाकिस्तान का झंडा इन्होंने कोalition फोर्सेस के साथ लगा दिया, और पाकिस्तान बार बार कह रहे जी हम नहीं ज्वाइन कर रहे, बल्कि हमारे पार्लियामेंट ने वेरी लाउडली नो कर दिया था। इस दफा भी पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, हम लोग को एम्बैरेस कर दिया। दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान की फौज ने हाँ कर दी और हुकूमत को नहीं बताई, क्या प्राइम मिनिस्टर को पता था और फॉरेन ऑफिस को पता नहीं था? ये सारी बातें जो हैं बड़ी एम्बैरेसिंग है पाकिस्तान के लिए। चलिए, और अभी भी जी आप मुकम्मल कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि ये इस किस्म का कोलिशन है जिसमें अभी तक पाकिस्तान वाज़े नहीं कहता कि हम उनको इक्विप करेंगे, ट्रेन करेंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड करेंगे। आप एसेंशियली ये कह रही हैं मारियाना साहिबा कि जैसे पाकिस्तान ने कहा है कि हमें कौन सी चीजें मजीद डिटेल्स की जरूरत है, तो ये हाफ कमिटमेंट है आपके नजदीक? अभी भी हाफ कमिटमेंट ऐसे है कि दे आर नाउ फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड कि जी हमने पहले कहा था हम देखेंगे, फिर वेलकम करते हैं, तो एम्बैरेसमेंट तो है। बट अगेन नवाज शरीफ हैज टू टेक दिस क्वेश्चन टू पार्लियामेंट, हैव इट डिबेटेड कि भाई हमारे लोग क्या कहते हैं, कि क्या हमको अपने घर का, तो अभी हमने जंग खत्म नहीं किया, हम एक नए जंग में जाना चाहते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये बात तो सही है कि हम टेररिज्म के खिलाफ है, मगर अभी सिर्फ हम अभी दुनिया की टेररिज्म के लिए हम तैयार नहीं है। हम अपने सूबे में, अपने मुल्क में पहले हम उस पर तवज्जो दें कि हम उसको पहले खत्म करें, तो बाहर की कोलिशन ज्वाइन करना
करना तो बहुत दूर की बात है। और हमारी फौज के पास आई डोंट थिंक दे हैव इनफ मैन पावर टू स्पेयर कि हम अपने जंग लड़ें, कि हम अभी सऊदी अरेबिया के कोलिशन में जाके जंग लड़ें। और एक बात वेरी क्विकली, इनमें ऐसे भी मुल्क हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या उनको इनवाइट नहीं किया, जिसमें ईरान है। ईरान के साथ अभी हमारे ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा गैस पाइपलाइन का मंसूबा है। तो हम ये सुन्नी शिया जंग में जी बड़ा ठीक है, आपने बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं। शुक्रिया मारियाना बाबर साहब हमारे साथ मुझे इम्तियाज बताया जा रहा है क्विक, फिर मैं आपको जरा तफसील से इस पर तबसरा लेता हूँ। अजने क्विक ब्रेक, इम्तियाज गुल साहब बैठे, अब इस सूरत हाल का जरा जायजा लेते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें सऊदी अरब की सरबराही में बनने वाले इस्लामी ममालिक के 34 रुकनी अस्करी इत्तेहाद की। गुल साहब, ये इतनी जल्दबाजी में इत्तेहाद क्यों सामने आया? ये सिर्फ जल्दबाजी है या उस अमरीकी दबाव का नतीजा है कि दाइश के खिलाफ मुतहर्रिक हो जाएं, कुछ करें? आप इतना सीरियस क्यों इसको ले रहे हैं? पाकिस्तान इसमें शामिल है, 34 ममालिक हैं, अरब शहजादे हैं, बादशाह हैं। जब उनका जी आता है वो काम कर बैठते हैं। उनको तो इसकी परवाह नहीं होती कि कौन सा मुल्क जमहूरी है, गैर जमहूरी है, किसी की जिम्मेदारी है अवाम के सामने या पार्लियामान के सामने। पहले भी उन्होंने यही काम किया, झंडा पाकिस्तान का लगा दिया था। अब फिर उन्होंने यही किया। हमारे यहाँ हुकूमत के अंदर ही उन्होंने झगड़ा भी करवा दिया इसी बात पे कि कोई हुकाम कहते हैं हमें पता ही नहीं है। हम तो कुछ ने कहा कि जी हमें पता है। ये हमारे रवैये पर ज़्यादा बड़ा सवालिया निशान नहीं है कि हम खुद को क्या समझते हैं? फिर हम भी शहजादे नहीं, हमारी तो देखें कोई सच, अगर आप बैन-अक़वामी तनाज़ुर में देखें कोई इतनी बड़ी कोई हैसियत नहीं है। तो जो हमारे जैसे मुल्क हैं, ज़ाहिर है दूसरों की खुशनुदी पे काफ़ी हद तक उनका इन्हिसार होता है। बड़े अरसे के बाद शायद अभी कुछ आसार नज़र आ रहे हैं कि कोई खुद एतमादी नज़र आ रही है। लेकिन बहैसियत मजमूई आप देखें गुज़श्ता 20-30 बरसों में तो यही हुआ ना कि जिसने हमें कुछ दे दिया तो हम उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। इत्तेहाद आम तो है। ऐश कार्टर साहब कह रहे हैं जी देर आया दुरुस्त आया ना, अमेरिका रिस्पॉन्ड कर रहा है इसके ऊपर, तो उसका मतलब है न्यूज़ तो बड़ी है। देखिए, अमेरिका ने इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे, फ़िरक़ावारियत के नाम पे बहुत गंद फैलाया है दुनिया में। अब वही काम सऊदी अरब के ज़रिए करना चाह रहा है, क्योंकि सऊदी अरब हमेशा से एक ATM के तौर पे काम करता रहा है। जितने भी गलत किस्म के काम होते हैं जो अमेरिकी अपने कानून के मुताबिक नहीं कर सकते थे, वो सऊदी अरब के ज़रिए होते रहे हैं। अब ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो तो ठीक है, एक इस्लामी फ़ौज होनी चाहिए, इस्लामी इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन ये इत्तेहाद तो फ़िरक़ावाराना बुनियाद पे बन रहा है। अगर आप देखें कि एक बड़ा शिया मुल्क है वो उसमें नहीं है। आप ईरान के ना होने का हवाला जी, अगर वो उसमें नहीं है और जिस वजह से बना है वो भी बुनियादी तौर पे एक शिया सुन्नी तसादुम है कि तैयब एर्दोगान तुर्की का सदर या सऊदी अरब और दूसरे ममालिक अगर इकट्ठे हुए तो एक शिया शाम के शिया सदर हैं उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए। जितने गैर रियासती ग्रोह बने हैं इस वक्त इराक़ और शाम के इलाके में, जिनमें दाइश भी शामिल है, जिसमें वो ग्रोह भी शामिल है जिनको बाकायदा अमेरिका ने मुसल्लह किया है, तुर्की ने बाकायदा उनको हथियार फराहम किए हैं। तो उन तमाम के डांडे सऊदी अरब से मिलते हैं। लेकिन ये तो आपने ईरान का फैक्टर पॉइंट आउट किया, क्या इसको हम इस एनेक्स से देख सकते हैं कि अमेरिका ईरान एक जौहरी डील मौजूद है जिस पर गल्फ स्टेट शायद रिएक्ट कर रही हैं उसको शामिल ना करके? नहीं, उसमें वो रिएक्ट करके क्या करेंगे? उसके एक दुनिया भर का एक तहफ़्फ़ुज़ था, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने कर दिए। अब उसके जवाब में अगर ये एक सुन्नी इत्तेहाद बनने चला है तो इसके वही नताइज बरामद हो गए जो पहले ही शिया सुन्नी तसादुम के नतीजे में पाकिस्तान में हुए हैं या अफ़गानिस्तान में हुए हैं या बाकी दुनिया में हुए हैं। कि जहाँ बहरीन में मिसाल के तौर पे एक बहुत जो अक्सरियत है वो शियाओं की है, लेकिन वहाँ पे एक सुन्नी हुक्मरान हैं। तो इस तरह के बहुत सारे उसको मैं कहूँगा कि तज़ादात हैं बैन-अक़वामी सियासत के, जिसकी वजह से जो शिया सुन्नी तसादुम है दुनिया भर में ये और कौमी सतह पे और बैन-अक़वामी सतह पे इसमें मज़ीद अभी शिद्दत आई है। देखिए, हमें तो ये जायज़ा लेना है कि हमारा रवैया और हमारा किरदार क्या है। फिर तो हमें बड़ा खुल के इस पेचीदगी से दूर रहना चाहिए। हम इनिशियली ताज्जुब का इजहार करते हैं और फिर कहते हैं जी हम हैं ऑन बोर्ड, हमें सिर्फ डिटेल्स मज़ीद दे दीजिए। नहीं, देखिए, उसमें मेरा ख्याल है कि जो बैन-अक़वामी ताल्लुकात होते हैं वो इतनी उसकी बहुत बारीकियाँ होती हैं, बहुत नज़ाकतें होती हैं, इतना आसानी से कोई मुल्क नहीं कह सकता। और वो नज़ाकतें दफ्तर खारिजा पहले नहीं समझ पाया, बाद में उसको एहसास हुआ। वो देखिए, जो
ज़मानत होगी या यकीन दहानी होगी वो दफ्तर ख़ारजा ने तो नहीं कराई होगी ना। ठीक है, तो फिर ये इम्कान मौजूद है। हम अगर ये समझ लें कि हमारे फैसलों का मंबा अगर वजारत ख़ारजा है वो एक अलग बात है, लेकिन सबको मालूम है कि मूविंग ऑन, आपने कहा जी ये बहरहाल कॉन्सेप्ट शायद ठीक हो दहशतगर्दी के खिलाफ, बट इस कॉन्सेप्ट के अंदर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या क्या होंगी, ये क्लैरिटी, ये इबाम कौन लाएगा? इत्तेहाद तो सऊदी अरब की सरबराही, इत्तेहाद तो दुश्मन के ऐसे दुश्मन के खिलाफ बनते जो नजर आ रहा हूँ। अब यहाँ पे वैसे दुश्मन नजर आ रहा है। कौन है सर, अगर आप ये कंसेप्शन जो देखे ना, जिन जगहों पे जिन मकामात पे रूसी तैयारे बमबारी कर रहे हैं, असल मकामात तो वो हैं हमला करने वाले, लेकिन उस पे ना अमेरिका ने हमला किया, ना तुर्की ने और ना सऊदी अरब की अफवाज ने किया। ये वो इलाके हैं जहाँ से 30-40 मिलियन डॉलर मालियत का तेल माहाना निकल रहा है और दाइश को जा रहा है। तो अगर वाक़तन ये मुखलिस होते कि इनको हमने ख़त्म करना है तो बमबारी पहले वहाँ पे हो रही होती, लेकिन वहाँ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इनका जो मतमय नज़र है अल्टीमेट वो तो ये है कि बशर अल असद को हटाना है। बशर अल असद को डराने के लिए उन ग्रोहों को ये नहीं छेड़ रहे हैं जो कि एक तरफ बज़ाहिर कहा जा रहा है कि हमारे सब के लिए ख़तरा है, लेकिन इस वक्त वो समझा जा रहा है कि सबसे बड़ा ख़तरा वो शामी हुकूमत के लिए है। तो क्या यही वजह है कि खुलकर सिर्फ दाइश स्पेसिफिक इस तंजीम का मैंडेट नहीं रखा गया? उन्होंने कहा जी ब्रॉडर है, दहशतगर्दी की हर शक्ल के खिलाफ है, यही वजह है? जी बुनियादी तौर पे यही वजह है, लेकिन मेरा ख्याल है तमाम मालिक को सोचना पड़ेगा कि वो खुद जिन गैर रियासती अनासिर को सपोर्ट करते हैं। आज ये हमारे यहाँ भी ये रिपोर्ट आई है कि 300 मदारिस हैं जिनको सऊदी अरब से इमदाद मिलती है, वो आपने भी यकीनन पढ़ी होगी। तो जहाँ पे इस नौयत के काम हो रहे होते हैं आपके मनपसंद, बल्कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जिनका नज़रियाती किबला सऊदी अरब से मिलता है, तो आप इस जो बैन अवी या मल्टीलेटरल जिसको आप ट्रांस बॉर्डर सियासत कहते हैं, उसमें अगर ये तजादात रहेंगे तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कॉन्फ्लिक्ट में मजीद शिद्दत आएगी। टू कंक्लूडेड, पाकिस्तान का ये जो मौक़िफ़ है कि जी हम अपनी ज़मीन से हट कर किसी अस्करी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे अदर देन UN पीस कीपिंग मिशंस, क्या इस पॉलिसी से हटा जा सकता है जब तक बीच में पार्लियामान इन्वॉल्व ना हो जाए हमारी, जैसे हमने यमन के केस में देखा? देखिए उस यमन के केस में तो पार्लियामान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान किसी हद तक बच गया था। मैं नहीं समझता कि इसमें पार्लियामान का कवर लेके पाकिस्तान बच सकेगा। आपको या उधर जाना होगा या इधर जाना होगा। तो इसका मतलब है कि वो ज़मीनी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान का अमली हिस्सा शायद हो सकता है। देखिए वो तो बात की बात है ना, अभी तो आपने उसूली एक मौक़िफ़ अपना बयान कर दिया कि हम उसका हिस्सा बनेंगे, अब उसके पैरामीटर्स क्या हैं वो हमें नहीं पता, देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, आप हमसे बात कर रहे थे सऊदी अरब की सरबराही में बनने वाले 34 इस्लामी ममालिक के अस्करी इत्तेहाद की। बहुत सी इसमें वजाहतों और क्लैरिटीज़ की ज़रूरत है जिसका तकाजा पाकिस्तान भी अब सऊदी अरब से कर रहा है। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। आज एक सालाना तालीमी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है गैर सरकारी तंजीम की जानिब से। आदाद शुमार उसके कितने प्रॉमिसिंग हैं, पाकिस्तान की तालीमी कारकर्दगी कैसी रही 2015 में, कुछ बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि आइंदा से 16 दिसंबर को कौमी अज़्म तालीम के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। आज इदारा तालीम आगही एक गैर सरकारी तंजीम ने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान की तालीमी सालाना कारकर्दगी के हवाले से बराए साल 2015, जिसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2015, जो कि बुनियादी तौर पर रूरल एरियाज से मुतल्लिक तालीम की मुकम्मल आदाद शुमार की सूरत में निशानदही कर रही है। और जो आदाद शुमार हमारे सामने है, अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के जो 40% प्राइमरी सरकारी स्कूल हैं वो काबिल इस्तेमाल पानी से, इसी तरह 48% बैतुल खला से और 37% तो चार दीवारी से ही महरूम हैं। अब ये आदाद शुमार हमें दरअसल बता क्या रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इदारा तालीम आगही से बेला जमील साहिबा, उनकी निगरानी में ये रिपोर्ट जारी की गई। बेला साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। मुझे ज़रा अगर आप बताएं कि ये रिपोर्ट आपकी किन पहलुओं का अहाता कर रही है और आदाद शुमार हैं क्या इस रिपोर्ट में? सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि इस रिपोर्ट का जो मरकज़ी मौक़िफ़ है और एक मरकज़ी एक शौक़ है वो ये है कि हम जो लर्निंग और जो सारा मयार की जो एक इनविजिबिलिटी थी उसको हम विजिबल करते हैं। बिल्कुल ठीक। बच्चे स्कूल जाते थे, सब यही पूछते हैं कितने बच्चे फ़ीसद स्कूल जाते हैं। ये नहीं कोई पूछता कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो सीखते क्या हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि जिस लेवल पे वो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ उनको पढ़ना लिखना आ भी रहा है, जमा गिनती आती है या नहीं आती। तो इसका मकसद ये 2008 से एक मुहिम शुरू है और सिर्फ दूसरी जमात की जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, यानी कि जो नेशनल करिकुलम से हमें 2006 के मिलती हैं और जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं
उन सबको सामने रखते हुए हम एक टूल्स बनाते हैं बहुत सादा से। और आइडिया यही था, सादा इसलिए हूँ कि आप में कोई समझ सके और बच्चों को से टेस्ट कर सके। और वो बहुत ओरल टेस्ट होता है, बट 1-on-1 टेस्ट होता है। कितना मौसर रहा टेस्ट, क्या बताती है रिपोर्ट? तो वो हर दफ़ा टेस्ट जो रिपोर्ट हमें बताती थी, और अभी भी हमारे लिए हमारे लर्निंग चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और जब हम रिपोर्टिंग करते हैं और देखते हैं कि 5वीं जमात के बच्चे भी 50% से कम उनकी लर्निंग होती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। इस साल की रिपोर्ट बहुत एक्साइटिंग है 2 हवालों से। एक ये कि, और ये भी सुनते रहे हम पिछले 10 साल से, कि सारे बच्चे जो हैं, और बुनियादी तौर पे एक रुझान है कि गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं, और ये होता रहा है। इस साल पहली दफ़ा 5% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स छोड़ के पब्लिक सेक्टर में आ गए। इसकी वजह का तयन हुआ? जी, वजह की तयन, अच्छा, तो एक कहानी थोड़ी सी एक पहलू से और जुड़ी है। पहली साल हमें ये नज़र आया कि लर्निंग लेवल्स पिछले साल से कोई तकरीबन 10% बढ़े हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। तो जब हम अपनी फैसिलिटीज़ से पहले टीचर्स की अटेंडेंस को देखते हैं, ये भी कहा जाता था कि प्राइवेट सेक्टर इसलिए बेहतर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वहाँ पे टीचर्स आते हैं बाकायदा, और गवर्नमेंट की टीचर्स से छुट्टी पे। यहाँ यकसा अटेंडेंस रही है टीचर्स की प्राइवेट और सरकारी की अटेंडेंस पब्लिक सेक्टर में बेहतर हुई है। ठीक है, 89%, 89% पर आ गई। जी, मगर अब 1-1.5% का फर्क है। 91% है प्राइवेट स्कूलों में। एक तो वो गैप खत्म हो गया। दूसरा ये कि जो पिछले 1 साल पहले, तो हुकूमतें जब इलेक्शंस के बाद आई तो 1-1.5 साल उनको लगा ऐसे, मगर जब उन्होंने अपने मौक़िफ़ तालीम की तरफ और अपने मंसूबे बेहतर करने शुरू किए, ये उसका नतीजा है? मुझे लग रहा है कि उसका नतीजा है। अच्छा। क्योंकि पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस ठीक ठाक अच्छी इंप्रूव हुई है, बहुत इंप्रूव हुई है। लेकिन ये जो सूरत हाल हमारे सामने है कि हमारे 40% स्कूल काबिल इस्तेमाल पानी उनके पास नहीं है, 48% के पास बैठ। मगर देखें इसको रिलेटिवली और एब्सोल्युटली भी देखें, यानी कि पिछले साल से बेहतर हो गया। अच्छा, मतलब इससे भी बदतर था, मगर अभी भी हमें नाकाबिले बर्दाश्त है कि तकरीबन 50% अभी भी स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पे टॉयलेट यूजेबल नहीं है। ठीक है। और जिसकी वजह से अगर ये यूजेबल होते, अगर फैसिलिटीज अच्छी होती, अगर अभी आपने यहाँ पे मल्टी ग्रेड टीचिंग है, यानी कि हमारी 2री, 3री और 4थी जमातों में अक्सर देखा वो इकट्ठी बैठी होती हैं क्योंकि टीचर्स की शॉर्टेज है। मगर उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल्स में, और यानी कि पब्लिक सेक्टर में, मिडिल स्कूल में जो हमें सिर्फ 19% स्कूल्स ऐसे हैं जो कि मल्टी ग्रेड हैं, मिडिल स्कूल्स, और प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 50% ऐसे स्कूल्स हैं जो मल्टी ग्रेड हैं। जाहिर है रूरल एरियाज में लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स ही रहेंगे। तो जहाँ जहाँ पब्लिक सेक्टर की फैसिलिटी अच्छी होती है वहाँ पे हालात भी अच्छे होने शुरू होते हैं। पब्लिक सेक्टर अगर अपने आप को चाहे आज भी, और अभी बलीगुर रहमान साहब से हमारी ये बात हो रही थी, मिनिस्टर एजेके के और गिलगित बल्तिस्तान के आए थे पार्लियामेंटेरियन से, हमने कहा आज भी आप लोग फैसला करें कि अगर आपको तालीम के बदले वोट लेना है तो मजीद बेहतर हो सकता है, तो मजीद बहुत बेहतर। लेकिन आपके अब 2.5 साल रह गए अगले इलेक्शन, ये कैसे होगा? आप ही की रिपोर्ट कह रही है कि गालिबन 71% प्राइमरी रूरल स्कूल्स को शायद जो रिसीव्ड ग्रांट्स और फंड्स हैं वो पहुंच ही नहीं रहे। नहीं, हमारे पास जो कंपेयर टू व्हाट 29% हमारे पास ग्रांट्स मिल रहे हैं, और वो भी देखिए अक्सरियत पंजाब की है क्योंकि पंजाब 29% ऑफ द डेडिकेटेड अमाउंट मिल रहा है। नहीं, जो हमारे यहाँ एक चीज होती है एसएमसी या पीटीए ग्रांट। ठीक है। हर स्कूल को किसी पैमाने पर वो ग्रांट देते हैं कि आप अपनी छोटी मोटी मरम्मतें, थोड़े बहुत खर्चे, लर्निंग मटेरियल्स लेना, ये आप खरीद ले लें। अब पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले ही साल, उसके इम्पैक्ट एक्चुअली अगले साल आएगा, नॉन सैलरी बजट में 1000 रुपये फी बच्चा पैसे और उससे ज़्यादा देना शुरू कर दिया है, और ये कह दिया है कि आप बावर हैं कि अगर आपके यहाँ टीचर्स शॉर्टेज भी है तो आप टीचर्स को भी हायर कर सकते हैं। और लिखा है कि चूँकि वो गवर्नमेंट स्केल पे नहीं होंगी, मगर आपके पास अगर MA FA की टीचर है, BA की टीचर है या मास्टर्स की टीचर, आप उनको सैलरी भी दे सकते हैं इसी ग्रांट में से। अब ये हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडियरिटी है कि लोकल सतह पे लोकल फैसले होके उनको आप अथॉरिटी दीजिए और वसाइल भी दीजिए। टुवर्ड्स द वेरी एंड ये जो एनरोलमेंट है 3 से 5 साल के यानी इब्तदाई तालीम के हवाले से 37%, ये कम हो गई। फिर इन इक़दाम से अगर आप कह रही हैं बेहतरी हो रही है, जो अभी तक गवर्नमेंट का फैसला जो अर्ली चाइल्डहुड का है, यानी जिसको हम कच्ची कहते हैं, और उससे पहले का पॉलिसी में तो वाजे है 2009 की, और अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हुए जिसको प्राइम मिनिस्टर साइन करके आए हैं, इंडोर्स करके आए हैं, उसमें भी है। मगर स्कूलों में और सिस्टम में ना तो हमारी अर्ली चाइल्डहुड के टीचर्स अभी तक
ان کے پاس نہ کوئی ڈپلوما یا ڈگری ہے، نہ ان کو پراپر اپنی اسامیوں پہ اس کو بھرتی کیا ہے، اور حالانکہ 70% بچے جا رہے ہیں گورنمنٹ سکولز میں ہی، مگر وہاں پہ فیسلٹیز ارلی چائلڈہڈ کی اچھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ بیلا رضا جمیل صاحبہ، ہمیں آپ بتا رہی تھیں کہ کچھ اعداد تعلیم کے حوالے سے سرکاری پرائمری اسکولوں میں رورل ایریاز میں پچھلے سال کی نسبت حوصلہ افزا ہیں، لیکن ان اعداد و شمار سے ہی واضح ہے ناظرین کہ بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی کیا جانا باقی ہے۔ یہ اعداد و شمار ماضی کے موازنے کی نسبت بہتر ہیں، لیکن کسی بھی صورت آئیڈیل یا ایگزامپلری نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمارے نیریٹو کا حصہ ہے کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، تعلیم کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ مزید بھی کرنا ہوگا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔